चलिए, तो कल तक मैंने आपको कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के सारे कानून रिवाइज करा दिए थे, दैट इज सेक्शन 51 तक। अब आज हमारा अगला पड़ाव चालू होता है। जितना भी कैपिटल गेन मैं कमाता हूं, उस कैपिटल गेन को मैं चाहूं तो एग्जेम्प्ट करा सकता हूं, और वो एग्जेम्प्ट कराने के लिए मुझे 54 के सेक्शन की क्या मिलती है? मदद। 54 के सेक्शन में मैंने आपको बोला था, कॉमनली एक बात कॉमन है कि मुझे अगर 54 के किसी भी सेक्शन में एग्जम्पशन चाहिए तो मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी जगह। कॉमन बात है। हर एक सेक्शन के अंदर मैंने टोटल 8 कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हुए, याद होंगे शायद आपको। पहला पॉइंट, किसको मिलेगी एग्जम्पशन। दूसरा पॉइंट, कौन सी एसेट बेचने पे कैपिटल गेन कमाना है। नंबर 3, उस एसेट का नेचर क्या चाहिए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट नया वाला कहां करना है। नंबर 5, कितने समय तक करना है। अगर ये पांचों बातें पूरी है तो एग्जम्पशन कितने रुपए का मिल जाएगा। छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट, अगर एग्जम्पशन मुझे मिल गया है तो क्या ये विड्रॉ हो सकता है, और विड्रॉ होने के कारण क्या इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़े। तो 54 सबसे बड़ा सेक्शन। क्या बोलते थे इसको अपन? मकान के बदले मकान। तो 54 की एग्जम्पशन मिलेगी अगर मैं कौन हूं? इंडिविजुअल और एच। कौन सी एसेट बेचने पे एग्जम्पशन मिलेगी? नाम था उसका, बताइए क्या? रेसिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम एचपी हेड में टैक्सेबल होती है। बोलिए कहां पे टैक्सेबल होती है? एसेट का ध्यान देना। कौन सी एसेट बेचने पे 54 मिलेगा? रेसिडेंशियल हाउस जिसकी इनकम एचपी हेड में टैक्सेबल होती है। नेचर इस एसेट का लॉन्ग होना चाहिए, और इसको बेचकर मुझे पैसा कहां डालना है? तो यहां पे जवाब था रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया में पैसा लगाना है। बोलिए कहां पे पैसा लगाना है? रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कितने मकान खरीदने की बातें में नंबर की बात करी है अच्छी तरह से। अगर मेरा कैपिटल गेन कितने रुपए से ज्यादा है तो मुझे एक ही मकान में पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ या उससे कम है, तो मैं किसी भी एक पीवाई में, केवल एक पीवाई में 2 मकानों में भी इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का क्या क्लेम कर सकता हूं? एग्जम्पशन। केवल मेरी इच्छा है कि मैं कौन से पीवाई में वो 2 मकानों का एग्जम्पशन चाहता हूं। ये सब अपन ने देखा था है ना, 1-2 मकानों का जो लॉजिक। कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना है? अगर मैं मकान खरीद रहा हूं तो मुझे पैसा लगाना है पुराने के ट्रांसफर के 1 साल पहले से लेकर 2 साल बाद तक। और अगर मैं बनवा रहा हूं तो पुराने के ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर नए मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट, अगर ये सब बातें पूरी है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी पुराने का गेन, नए की कॉस्ट, विच एवर इज लेस। इसमें एक अमेंडमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, सबको याद होगा मेरे ख्याल से। बोल सकते हो क्या? क्या था? अगर मैंने नए मकान में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा का किया तो एग्जम्पशन के लिए 10 करोड़ ही कंसिडर करेंगे, उससे ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट। अगर मैंने 3 साल के अंदर अंदर नया मकान ट्रांसफर कर दिया तो एग्जम्पशन विड्रॉ कर दी जाएगी, और अगर एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? नए मकान की कॉस्ट में से एग्जम्पशन का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट। अगला फर्जी था, बहुत जल्दी बढ़ाऊंगा इसलिए मैं। 54B क्या बोलते हैं? क्या 54B? एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर। आइए जल्दी जल्दी बोलते हैं, किसको मिलेगी एग्जम्पशन? सब पार्टिसिपेट करो, इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या बेचना है? खेत बेचना है, अर्बन लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जिसमें ट्रांसफर के 2 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 साल में मैंने या मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअल में खेती की है। ठीक है। नेचर गेन का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो सकते हैं। नई एसेट मुझे एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो। कितने समय में लेनी है? 2 साल के अंदर पुराने के ट्रांसफर से।
और अगर ले ली तो एग्जाम्शन वही 54 वाला, पुराने का गेन, नए की कॉस्ट, विच एवर इज लेस। वही रीजन है, अगर 3 साल के अंदर मैंने नया असेट बेच दिया तो एग्जाम्शन छिन जाएगी। और फाइनली बोल दो ना क्या, विड्रॉ होगी तो जितना एग्जाम्शन मिला हुआ है वो नई एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दे। अगला इंपॉर्टेंट 54 इसी सबको मिलेगा ये एग्जाम्शन। नंबर 2, कौन सी एसेट ट्रांसफर करनी है, लैंड और बिल्डिंग। कोई सी भी लैंड, कोई सी भी बिल्डिंग, मैं ये नहीं बोल रहा रेसिडेंशियल, कोई सी भी लैंड, कोई सी भी बिल्डिंग, यहां तक कि डेप्रीशिएबल बिल्डिंग भी चलेगी बशर्ते उसका नेचर लॉन्ग है। बोलिए क्या है उसका नेचर। याद करिए, डेप्रीशिएबल एसेट को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो गेन शॉर्ट आता है क्योंकि 50 सेक्शन लगता है। बोलिए, पर नेचर तो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि नेचर होल्डिंग पीरियड से जज होता है, जो 3 साल से ऊपर होने पे लॉन्ग बन जाता है। तो इसलिए डेप्रीशिएबल एसेट भी कंसिडर की जाए। नई एसेट बेटा मेरे को खरीदने हैं लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, जो कि है बॉन्ड्स। कितने साल बाद रिडीम होने वाले, 5 साल बाद। और कौन सी कंपनी हो उसके, तो जवाब है नहाई के, आरईसी के, पीएफसी के और आईआरएफसी के। 6 महीने के अंदर ये बॉन्ड मुझे लेने हैं, और अगर ले लिए तो एग्जामिशन वही घिसा बेटा, पुराने का गेन, नए की कॉस्ट, विच एवर इज लेस। यहाँ पे बेटा लॉक इन पीरियड कितने साल का था मेरा, 5 साल। 5 साल तक बॉन्ड नहीं बेचने वरना एग्जामिशन छिन जाएगी। और एक और रीजन था, 5 साल तक ये बॉन्ड गिरवी रखकर लोन भी नहीं लेना है वरना एग्जामिशन छिन जाएगी। अगर एग्जामिशन छिनी, बोल दो ना, तो जितना एग्जामिशन विड्रॉ होगा वो उस ईयर जिस साल गड़बड़ करी उस साल रीटैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे मैक्सिमम एग्जामिशन में साल की 50 लाख तक ले सकता हूं। यहां पे नोट करना था, अगर मैंने मकान बेचा और मकान भी ले लिया, बॉन्ड भी ले लिए, तो मैं 54 और 54 इसी दोनों क्लेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब कॉन्सेप्ट बताए थे ना, डिवीजन है तो मैं केवल एक वो आपके दिमाग में आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या थे कॉन्सेप्ट। 54 एफ सबसे इंपॉर्टेंट, किसको मिलेगी भाई एग्जामिशन, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। नंबर 2, क्या बेचना है, तो जवाब है कोई भी कैपिटल एसेट चलेगी, पर रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। बदले में मेरे को क्या लेना है, रेसिडेंशियल हाउस लेना है और नेचर पुराने का लॉन्ग होना चाहिए। टाइम लिमिट वही है, अगर खरीद रहा हूं मकान तो 1 साल पहले 2 साल बाद तक बनवा रहा हूं तो 3 साल के अंदर अंदर ये नया मकान लेना है। यहां पे ध्यान देना बेटा, 1-2 का लफड़ा नहीं है, केवल एक ही है। वो 54 वाला लॉजिक 1-2 नहीं लगाना है यहाँ पे। आगे, अगर एग्जामिशन मिलेगी तो कितने रुपए की मिलेगी, तो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे मुझे सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट जितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसीलिए अगर मानो मैंने पुरानी एसेट 1 करोड़ में बेची और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम करा है, तो फिर एग्जामिशन प्रोपोर्शनेट मिलती है सेल प्राइस के हिसाब से। तो इसलिए फॉर्मूला बनाया था अपन ने, पुराने का गेन मल्टीप्लाई बाय नए की कॉस्ट डिवाइड बाय पुराने की नेट सेल कंसिडरेशन। आगे, अगर ये नया असेट मैंने खरीदने के 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगी। और एक और रीजन था, वो काम नहीं आता ज्यादा, जो टाइम लिमिट मेरे को नई एसेट खरीदने का 54F में दिया गया है, अगर उसी टाइम लिमिट में मैंने और कोई मकान खरीद लिया या बनवा लिया तो एग्जामिशन विड्रॉ कर दी जाएगी। इफेक्ट यह है कि जितना एग्जामिशन विड्रॉ होगा वो रीटैक्सेबल हो जाएगा, और 10 करोड़ वाला फंडा यहां पे भी एप्लीकेबल है। आगे, एक ही लेन देन पे, यानी ध्यान से सुनो, मैंने मकान बेचा, मैंने ज्वेलरी बेची और दोनों को बेच के एक बड़ा मकान ले लिया, तो मैं मकान के बदले मकान 54 भी ले सकता हूं, ज्वेलरी के बदले मकान 54F भी ले सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में मैं पहले 54 को यूज करूंगा पूरा, उसके बाद बचा हुआ इन्वेस्टमेंट में कहां पे कंसिडर करूंगा, 54F। आगे 54D तो मैं रिवाइज ही नहीं करा रहा हूं, फर्जी है, देख लेना है तो काम का भी। आइए अगली बात याद करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्या था ये, CGAS। क्या था लॉ भाई, अगर नई असेट में इन्वेस्टमेंट मैंने रिटर्न फाइल करने की डेट तक नहीं किया तो एग्जामिशन लेने के लिए मुझे वो पैसा जमा कराना होगा एक खाते में। क्या नाम है उस खाते का, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और एग्जामिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न के दिन।
बाद में वो पैसा निकालकर मैं समय रहते नई एसेट में निवेश कर दूंगा। ये स्कीम हर जगह काम आएगी एक्सेप्ट ईसी, ईसी में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला 1037 54B का भाई था, याद है आपको? सेम 54B वाली जो एसेट है खेत, अगर सरकार उस एसेट को कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू खरीद लेती है तो इस ट्रांसफर पे जो भी कैपिटल गेन होगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1037 एप्लीकेबल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कौन सा सेक्शन आया था फिर? 112 है। कौन सी एसेट पे 112 है लगता है? जवाब है इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तीन एसेट पे लगता है बशर्ते कंडीशन पूरी हो। कंडीशन 1 बोलिए, कंडीशन 1 एसटीटी पे होना चाहिए ट्रांसफर के समय भी, खरीदते समय भी, शेयर के केस में, और बाकी दोनों के केस में ट्रांसफर के समय। पर ये एसटीटी वाली कंडीशन से मुझे राहत मिल जाएगी अगर एक्सचेंज आईएफएससी में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? फुल फॉर्म सबको आती है। जब भी मैं 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाऊंगा तो कंसेशनल टैक्स रेट लगेगी जो कि है 10% इन एक्सेस ऑफ 1। इस कैपिटल गेन को निकालते समय मैं असेट की कॉस्ट क्या मानूंगा? सीओए का फॉर्मूला याद करिए, ए एक्चुअल कॉस्ट, बी दो अमाउंट 1 और 2, बी का 1 31 जैन 18 की एफएमवी और बी का 2 सेल कंसिडरेशन। प्लीज नोट करें, यहां पे सेल कंसिडरेशन लिखना, नेट मत लिखना, फर्क है नेट और सेल में, हाँ गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो सेल कंसिडरेशन दोनों में से कम जो आएगा वो बी हो जाएगा और ए और बी में से हायर कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इंडेक्सेशन में नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। अगला बढ़िए, अगर 31 जनवरी 18 की एफएमवी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो मैं निकाल लूंगा खुद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आइडिया था, अगर वो इक्विटी शेयर जिसकी मैं एफएमवी निकाल रहा हूं वो लिस्टेड है तो कॉमन सेंस था हाईएस्ट प्राइस है उस दिन की, क्या है बताइए? और अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है तो पिछले दिन का हाईएस्ट प्राइस है। तो ये आपके सामने पढ़ लेंगे अपन जो भी छोड़े। फिर मैंने आपको बढ़ाई हर कैपिटल गेन की टैक्स रेट। लिसन केयरफुली, अगर मैं कौन सा कैपिटल गेन कमाता हूं, एलटीसीजी 112 वाला, तो टैक्स रेट 20 है। अगर मैं एलटीसीजी 112A वाला कमा रहा हूं तो टैक्स रेट 10 है, 1 लाख से ऊपर पे। अगर मैं 111 वाला एसटीसीजी कमा रहा हूं तो टैक्स रेट 15 है। क्या 111 वाला एसटीसीजी? अरे फुल फॉर्म मत बताओ, 112A का छोटा भाई है। वो तीन एसेट जो भी मैंने पढ़ाई उस पे अगर एलटी कमाऊंगा तो 112 है, उसी पे अगर एसटी कमाऊं तो 111 है, 15% टैक्स रेट। बाकी सारा एसटीसीजी जो भी है उस पे पर्सन वाइज रेट्स लगेगी। बोलिए कौन सी रेट? नॉर्मल इनकम है। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हूं और मेरी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो जितना भी अनएग्जॉस्टेड अमाउंट है मेरा वो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं तीनों से। तीनों कौन है ये? एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112A और एसटीसीजी 111A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स निकालने में काम आता है, मैं पहले ही बता दूं। आगे रिवर्स मॉर्गेज क्या है भाई पता ही आपको? मैं बुजुर्ग हो गया हूं, बुढ़ा होने के बाद मैंने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रख दी, बैंक गिरवी रखकर मेरे को किस्तों में लोन का पैसा देता है और मैं लमसम उतारता हूं। इस प्रकार के लोन को रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। इसमें 2-3 नियम थे। रिवर्स मॉर्गेज के समय जब मैं अपना मकान बैंक को गिरवी रखूंगा तो इसे ट्रांसफर नहीं मानना, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोन के अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1043 लग जाएगा। पर जब मैं लोन उतार नहीं पाऊंगा और उसकी रिकवरी के लिए मेरा मकान बिकेगा, मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, तो फिर जो कैपिटल गेन बनता है वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा। आइए जी, बस यही था। क्या था? और एक 50 CA था जो बाद में मैंने बताया था। क्या था वो 50 CA की? अगर मैं अनकोटेड शेयर ट्रांसफर करता हूं और उसकी एफएमवी से कम सेल प्राइस है तो एफएमवी को क्या माना जाता है? सेल प्राइस माना जाता है। यहां पे मैं बोलूंगा एक और चीज आप इसमें नोट कर ही लो, एक और चीज नोट कर लो। आपको पता है डिवेंचर और बॉन्ड कैपिटल एसेट होते ही हैं। डिवेंचर कैपिटल एसेट होता है ना, डिवेंचर। लिस्टेड डिवेंचर पे 12 महीने देखूंगा और अनलिस्टेड डिवेंचर पे 36 महीने। याद करो ना, अनलिस्टेड किस पे 24 महीने थे? शेयर पे। कुछ तो याद करो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए।
अगर मैं डिबेंचर या बॉन्ड को ट्रांसफर करता हूं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालता हूं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिबेंचर और बॉन्ड के ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते वक्त मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल एक बॉन्ड पे मिल जाएगा और उस एक बॉन्ड का नाम है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। बोलो क्या नाम है उसका? अब देखो कुछ बॉन्ड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होते, गोल्ड बॉन्ड और वो गए। जो बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है उस पर तो कैपिटल गेन बनेगा नहीं। जो बॉन्ड कैपिटल एसेट है, अगर उसमें मैं लॉन्ग निकाल रहा हूं, लॉन्ग, तो क्या फॉर्मूला है लॉन्ग का? सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। पर मैं यहां पे क्या लगूंगा? सेल माइनस कॉस्ट, क्योंकि डिवेंचर और बॉन्ड पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। बोलो ये लाइन एक बार बोलो जल्दी से। क्या? एक बॉन्ड पे मिलता है केवल। क्या नाम है उस बॉन्ड का? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। तो मैं इधर ही बोलूंगा, आप लिख ही लो, आपकी कॉपी के एंड में जगह है ही है। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ, बोलिए क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ क्या? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एक्सेप्ट, हाँ अगर बॉन्ड का नाम ये है ना तो इंडेक्सेशन कर लेना। शायद शीट में आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा भी इसका। तो अब जाकर ये हेड का समापन है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉरी क्या नाम है हेड का? कैपिटल गेन। चलिए धन्यवाद।